हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर जर्नल पे। तो गाइज़, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड के बारे में। जी हाँ गाइज़, बहुत से लोग जो हैं वो इस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं। ये एक्चुअली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो गाइज़, इसी शेयर को लेके आज हम डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है और इसका शेयर है वो कहाँ तक जा सकता है। आप लोग पिछले 5 दिन से देख रहे होंगे इस शेयर ने 1.3 से लेके 1.58 तक छलांग लगाई है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर ने अपर सर्किट में लॉक हुआ है 1.58 से डायरेक्ट 1.64 तक। तो गाइस 1.58 पे अपर सर्किट पे लॉक हुआ है 4.64% पे। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये कंपनी कैसे ऑपरेट करती है और कैसे ये अपना प्रॉफिट जनरेट करती है, इसके हम डिस्कस करेंगे और क्या आपके लिए इस शेयर में एंट्री लेना सही होगा। तो गाइस इन सब बातों में बात करेंगे कि आप बहुत सारे जो रिटेल शेयर होल्डर हैं वो शेयर के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ है आप लोग देख रहे होंगे पिछले 6 महीनों का, वो 0.34 से चढ़ के 1.58 तक चला गया है। तो अराउंड अपने इसने शेयर होल्डर्स को 3 टाइम्स प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया है। तो गाइज इस सब पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है इस कंपनी के बारे में, उसी के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमने जो लिंक प्रोवाइड किया है टेलीग्राम का उसको चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ और जो आने वाली अपडेट्स होती हैं हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, जिससे आपको आपके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कमा के दिया जा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं स्क्रीनर की वेबसाइट पे। जो लोग हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता ही चुका हूं कि पीएमसी फिनकॉर्प कैसे ऑपरेट करता है और कैसे ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये कैसे अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। फिर भी शॉर्ट टर्म में समझाऊं तो ये जो कंपनी है ये पीएमसी फिनकॉर्प ये रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। मतलब ये जेन्युइन कंपनी है जो रजिस्टर्ड हो चुकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि ये कोई मतलब वो नहीं है, रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। उसके बाद ये पर्सनल फाइनेंस जो बैंक करता है, डेब्ट सिंडिकेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट, रेंजर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। तो गाइस ये बेसिकली सब चीज़ें क्लियर करती है, इंश्योरेंस वगैरह भी, डीलिंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट भी। तो अब इसमें जो हमको देखने को मिला है इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग एक बार, कि शेयर ने कितना अपने प्रॉफिट जनरेट करके पिछले 1 साल में। तो गाइज 0.22 से 1.6 की जंप दिखाई है। सिंपल सा फंडा है इसमें। ये जंप इसलिए इसने क्यों दिखाई है, क्योंकि इसका जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छा हुआ है दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। तो आप लोगों को दिख रहा होगा दिसंबर 2020 के क्वार्टर में ये अराउंड 2 करोड़ 73 लाख की इन्होंने सेल किया है और इनके एक्सपेंसेस हैं 0.20 और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2.53 करोड़ से, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा निकल के आया है 92.67% का। और जो प्रॉफिट जनरेट करके दिया ना नेट प्रॉफिट, वो अराउंड 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया कि इन्होंने 2.5 करोड़ पे कमाया है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट से, इंश्योरेंस से, ऑल एक्टिविटीज़ को मिला के। तो गाइज ये बहुत अच्छी बात है, पर इसका जो ये प्रॉफिट है ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसके सेल्स कंसिस्टेंट नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे पहले इसने मार्च 2020 में 5.23 की थी, फिर डायरेक्ट 1 करोड़ पे आ गई थी लगभग, फिर 1 करोड़ के आसपास की, फिर 2.5 करोड़ की सेल की। तो गाइज ये प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं, क्योंकि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसका जो सीन है वो थोड़ा गड़बड़ सकता है। मतलब आने वाले टाइम पे हमें प्रॉफिट कम भी देखने को मिल सकता है और ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, बट जो सेल्स है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। आप लोग देख रहे होंगे इसके जो पिछले 2010 से लेके 2020 तक की सेल्स है वो अराउंड 5 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 8 करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़, फिर 29 करोड़ के बाद सीधा 14 करोड़। तो गाइस ये कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं है इसकी, मतलब कि इसके जो डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सिलिकल हैं। सिलिकल इन द सेंस कि कभी अच्छे चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, तो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे सकती। इसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और उसके अलावा जो बात कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो इसका शेयर मार्केट का कैपिटल 50 करोड़ के अराउंड है और इस पर कंपनी के रिजर्व्स जो है 19 करोड़ के हैं
और बोरोइंग 7.88 करोड़ की। भाई 7.88 करोड़ की बोरिंग कोई मामूली बात ही है, क्योंकि 19 करोड़ के रिजर्व हैं, तो ये आराम से अपना जो डेप्ट है प्ले कर सकते हैं। बट एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसका जो बैलेंस शीट कैलकुलेट करते हैं वो अलग तरीके से की जाती है। इसमें इसके जो बोरिंग्स वगैरह है उसको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वो काफ़ी डिटेल में जाता है। तो गाइस इसके लिए कोई वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो प्रोडक्ट बना रही हो और उसको बेच रही हो। और सबसे बड़ी बात इसमें मेरे को गलती में ये लगती है इस कंपनी की शेयर होल्डिंग। गाइस अगर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं जिन्होंने पिछले साल दिसंबर 2020 के क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दिया और वो आने वाले अगले क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो उनको अपनी थोड़ी बहुत ही प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। गाइस आप लोग देख रहे होंगे 80 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है मात्र, ठीक है। एंड देन 80 करोड़ के बाद इसकी मार्केट कैप 80 करोड़ है। उसके बाद जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो मात्र 20% होल्ड करते हैं। तो 20% के हिसाब से अगर उनको कुछ अच्छा लगता तो अपनी कंपनी के शेयर होल्डिंग जरूर बढ़ाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कंसिस्टेंट शेयर होल्डिंग दिसंबर 2020 के बाद या कुछ भी शेयर होल्डिंग या 1 या 2-3%, क्योंकि प्रमोटर्स को ज़्यादा नॉलेज होती है अपनी कंपनी के बारे में कि हमारी कंपनी अब इसलिए इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो हम अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा दें ताकि हम अपने जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू अच्छी कर सकें और खुद भी वो प्रॉफिट कमा सकें। बट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तो कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं बढ़ा रहा है, तो एक सबसे नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग 20% और पब्लिक की होल्डिंग 80%। और जहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होना गाइज हमें समझ लीजिए कि प्रमोटर्स को खुद लगता है कि ये कंपनी स्टेबल नहीं है, ये कंपनी में लॉस फिर से हो सकता है। तो गाइज मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये रिस्की शेयर है, 80% रिस्क है, 20% प्रॉफिट है। इसमें कुछ आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि एक तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसकी सेल्स कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वो करते हैं, क्या नाम है, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता है कि वह सेल्स बढ़ती हैं तो कंसिस्टेंटली डाउन नहीं जाएंगे एकदम से, वो धीरे धीरे डाउन जाएंगे। पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में जो सेल्स है वो एकदम से ही डाउन हो जाती हैं। मतलब कि इसमें साल में इस क्वार्टर में 6 रिजल्ट है, अगले साल में उससे भी डबल डाउन चला गया। तो कहीं इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और जो शेयर का प्राइस है वो सेल्स और नेट प्रॉफिट पे ही चलता है। तो 3 चीज़ें होती हैं शेयर के प्राइस को ड्राइव करने के लिए, एक तो सेल्स, नेट प्रॉफिट और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग। अगर प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ाता है तब भी शेयर का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन देखा जाता है कंपनी के बारे में कि ये जो शेयर है वो ग्रो करेगा। क्योंकि प्रमोटर्स खरीदें तो ऑब्वियसली ग्रो करेगा, क्योंकि प्रमोटर्स को पता है कि हमने इतने की सेल कर देनी है इस क्वार्टर में और इसका शेयर प्राइस अच्छे से ड्राइव होगा। तो गाइस मेरे हिसाब से तो आपको थोड़ा इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हालांकि ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है बट ये फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी का काम होता है लोन देना। और कई बार किसी को लोन की ज़रूरत है तो बेसिकली वो अच्छे बैंक्स में, HDFC जैसे बैंक्स में, SBI जैसे बैंक्स में अप्लाई करेंगे बड़े के लिए। बट ये छोटी कंपनी, इसकी मात्र 80 करोड़ वैल्यू है, ये छोटे इन्वेस्टर्स को पैसा देती होगी, बहुत से छोटे इन्वेस्टर्स को, जिसके इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज करता होगा। तो गाइस थोड़ा सा इसमें रिस्क ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो आपको किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इसको अभी छोड़ दोगे तो आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा पैसा इन्वेस्ट करने का। जब इसकी सेल्स थोड़ी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिले और इसके प्रमोटर्स की कोई हरकत देखने को मिले, तब आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तभी फ़ायदा इन्वेस्ट करने का। प्रमोटर्स के साथ चलेंगे तभी फ़ायदा, नहीं तो प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग गिरा देंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये शेयर टिकने वाला नहीं है। वो जो इनके पास रिजर्व्स होते हैं, इनके पास कोई फैक्ट्रीज तो होती नहीं कि एज एसेट्स, इनके पास सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और डीलिंग्स होती हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स और डीलिंग्स तो 1 मिनट में भी खत्म हो सकती हैं। तो एज एन इन्वेस्टर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कंपनी फ्रॉड है कुछ है, बट एज एन इन्वेस्टर तो आपको अपना कैपिटल है किसी अच्छी सेफ उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो है वो टाइमली ग्रो कर सके और टाइमली सेफ भी रह सके। क्योंकि अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट खो दिया तो गाइज आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो बहुत रिस्की हो जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे अगर 1 लाख पे आप 20% प्रॉफिट कमाते हैं तो 20,000 हुआ, पर अगर आपका जो कैपिटल है वो लॉस हो गया, 50,000 रह गया, तो आप उसमें मात्र 10,000 प्रॉफिट ही कमा पाएंगे, ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। तो गाइज ये थिंग्स दिमाग में रख के ही हमेशा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपको तो नंबर्स का खेल है, राउंड नंबर्स पे चलना है, आपको अपने पैसे ग्रो करने हैं, आपको कंपनी के साथ दिल लगा के नहीं रहना है। क्योंकि आप कंपनी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि ऐसे चले ऐसे प्रॉफिट करना है, वो तो प्रमोटर्स के ही हाथ में है। तो गाइज एज एन इन्वेस्टर आपको मैं सलाह दूंगा कि इससे थोड़ा सा दूर रहें। हालांकि इसको वॉच लिस्ट में रखें, जब इसकी सेल्स कंसिस्टेंट हो जाए तब ये ग्रो करनी शुरू कर सकती है। बट अभी तो जब तक ये अराउंड इसका मार्केट कैप 200-250 करोड़ में हो सकता है, तब तक तो आप उससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि
आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर देंगे 1-1.5 लाख की और वो डूब जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो किसी अच्छी कंपनी में लगा दीजिए प्रोडक्ट बेस्ड में, वो आपको अच्छे खासा रिटर्न कमा के दे सकती है। इससे थोड़ा कम कमा के देगी, इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, बट आपका कैपिटल सेफ रहेगा। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि ऐसा करना चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सारी इन्वेस्टमेंट ही लूज कर दी उसके बाद आपको सब कुछ समझ में भी आ गया तो आपके पास नॉलेज तो होगी पर आपके पास पैसा नहीं होगा लगाने को, तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।